Hello everyone. So in today's class we are going to discuss about the rise of मगध या मगध एम्पायर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 16 जनपद बनाए गए थे, जिनमें से 4 जो महाजनपद थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे इन दी 6th सेंचुरी में। जिनमें से क्या क्या नाम था उसका? मगध, कोसाल, वत्स, अवंती। अब इन चारों में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था कि इनमें से कौन ज्यादा सुप्रीम है। तो उनमें से मगध जो है मोस्ट पावरफुल स्टेट बना और उन्होंने और इसने सक्सीड किया एक एम्पायर बिल्ड करने में। तो मगध में 3 डायनेस्टी एमर्ज होके आई, जो कि हरियंक डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी और नंद डायनेस्टी थी। अगर हम हरियंक डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 544 बीसी से 412 बीसी है। तो हरियंक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाला वो कौन था? बिम्बिसार। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी, जो कि चली थी 544 बीसी से 492 बीसी तक। Bhagat came into prominence under the leadership of Bimbisar. He was a contemporary of गौतम बुद्ध। तो इसी टाइम पे बुद्ध जी का भी मतलब ही वॉज द कंटेम्पररी, यानी बुद्ध भी इसी टाइम पे थे। एंड ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ, इन्होंने ये मोस्टली मैट्रिमोनियल अलायंस पे बिलीव करते थे, यानी कि उन्हें अगर अपना एक्सपेंशन करना है तो वो मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू करते थे। तो ही मैरिड दी प्रिंसेस ऑफ, तो उन्होंने 3 प्रिंसेस से शादी की थी। एक तो कौशला देवी, जो कि कौशल जो स्टेट था वहाँ की प्रिंसेस थी। और चेलाना, जो कि लिच्छवी डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। और खेमा, जो कि डॉटर ऑफ मद्र किंग थे, जो किंग थे उनकी डॉटर थी। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंक्यूस्ट एंड एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन वो मोस्टली किसके थ्रू करते थे? मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। तो उन्होंने इस तरह से अंग जो एक स्टेट है उसको मतलब कंक्यूट किया था। तो ही नोन एज सैन्य, ही वॉज फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। तो इसी वजह से उनको सैन्य के नाम से जाना जाता था। ये पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने एक रेगुलर आर्मी मेंटेन करके रखी थी। इन स्टार्टिंग में तो जो भी महाजनपद थे उनके पास मतलब मोस्टली स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी कि भाई एक पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि आर्मी मेंटेन की जाएगी। बट यहाँ पे जो ये किंग थे वो इसके लिए जाने जाते हैं। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी राजगृह। तो अब नेक्स्ट जो किंग है वो है अजात शत्रु। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 492 बीसी से 460 बीसी। अजात शत्रु जो कि सन थे बिम्बिसार के, इन्होंने अपने फादर को मारने के बाद जो उनकी थ्रोन थी वो हत्या ली थी और राजा बन गए थे। ही फॉलोड अ मोर एग्रेसिव पॉलिसी। उनके जो फादर की जो पॉलिसी थी जो कि मैरिज अलायंस की थी, उन्होंने वो स्टॉप कर दी और उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली, जो कि मेनली फॉर फाइटिंग टू अदर रूलर्स वो थी। ही कन्वीन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये बुद्धिज्म रिलीजन को ज्यादा मानते थे, तो इसी वजह से उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी राजगिरा के अंदर, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध इन 483 बीसी में। तो जो नेक्स्ट किंग है वो है उदाइन। इनका जो टाइम पीरियड था 460 बीसी से 440 बीसी है। ये सन थे अजात शत्रु के। ही लेड फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र।
इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि इन्होंने सिटी बनाई थी पाटलिपुत्र एट द कन्फ्लुएंस ऑफ, जहाँ पे सोन और गंगा रिवर आपस में मिलती है, और इन्होंने शिफ्ट कर दी थी कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस टाइम पीरियड के। तो हरियंक डायनेस्टी यहीं पे खत्म होती है। अब हम शिशुनाग डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो 412 बीसी से 344 बीसी है। इसकी जो कैपिटल है वो ग्रीवराज थी। इन्होंने क्या करा था, ही अनेक्स्ड अवंती। उसके बाद कालाशोक आए, जिसका वो ये सन थे शिशुनाग के। जो शिशुनाग ऊपर थे ये उनके बेटे थे। तो इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी वैशाली में। तो ये भी बुद्धिज्म रिलीजन के प्रमोटर थे। ठीक है, तो इसमें यही मेन मेन है, एक शिशुनाग और एक कालासुर। अब हम आते हैं नंदा डायनेस्टी पे, यानी कि नंद डायनेस्टी पे। नंद डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी जो थी उसको ओवरथ्रोन कर दिया था महापद्म ने, और एस्टेब्लिश की थी नंद डायनेस्टी, जिसकी वजह से उनको जाना जाता है महापद्म नंद। महापद्म इज नोन एज सर्व क्षत्रियांतक, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास। तो इन्होंने जो क्षत्रिय थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये जो टैग था सर्व क्षत्रियांतक का इन्होंने लिया था। और इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कि ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी। इन्होंने लार्ज अमाउंट में आर्मी को मेंटेन किया था, जिसकी वजह से इन्हें ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो नोन एज एक रथ, यानी कि सोल मोनार्क, यानी कि सारे जो डिसीजन होंगे वो इन्हीं के द्वारा ही लिए जाएंगे, कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजंस का नहीं होगा। नंद थे जो इन्होंने फॉट की थी कलिंगा वार, मतलब कलिंगा के जो किंग थे उनके साथ इन्होंने वार लड़ा, और जीतने के बाद इन्होंने एक स्टैचू लेके आए जीना का विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में। अगले जो मतलब जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो हैं धनानंद। इस इनके बीच में भी जो रूलर थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो लास्ट रूलर थे वो थे धनानंद। इनके टाइम पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी कि अलेक्जेंडर जो था, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आ रहा था, यानी कि अफगानिस्तान वगैरह की साइड्स थे रूलर्स को हराते हुए, वो जब यहाँ पे आया नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो साइड पे, इनके टाइम पे आए थे। बट इनकी जो आर्मी थी उन्होंने मना कर दिया था कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ नंद डायनेस्टी की वजह से। फाइनली ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त। धनानंद को जो रूलर हैं इनको ओवरथ्रोन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, तो इसकी वजह से फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर हुई। अब रीजन क्या है कि जो मगध जो रीजन था वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ एज कम्पेयर टू अदर्स। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स लाइक जियोग्राफिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, कल्चरल रीजन। तो दीज आर दी रीजन्स जिसकी वजह से मगध जो एम्पायर था वो सक्सेस हुआ। तो पहले हम बात करते हैं जियोग्राफिकल रीजन की, जियोग्राफिकल फैक्टर्स की। तो मगध वॉज encircled बाय रिवर्स ऑन 3 साइड्स, गंगा, सोन, चंपा, मेकिंग
रीजन इम्प्रेग्नेबल टू एनिमीज। अब वो 4 साइडों से तो रिवर से एनसर्कल्ड है, तो जिसकी वजह से जो एनिमी थे या अदर जो किंग्स थे उन पे उनको अटैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बोथ राजगीर एंड पाटलिपुत्र वर लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जिसकी वजह से ही इनको कैपिटल सिटी बनाया गया मगध की, दोनों को, राजगीर को और पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र हैव वाटर फोर्ट, जो कि कैप्चर करना दूसरे रूलर्स के लिए बहुत ही मतलब इजी नहीं था। अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, इसमें क्या है कि मगध जो एरिया है उधर कॉपर और आयरन के डिपॉजिट मिलते हैं, जिसकी वजह से आयरन की वजह से हम अच्छे टूल्स बना सकते हैं, कॉपर्स की वजह से मिला के अच्छे टूल्स बनाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में होगी, और सरप्लस में होने से जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा होगा, और टैक्स कलेक्शन से तो इकोनॉमी बढ़ती ही है। ड्यू टू गुड लोकेशन इजिली कंट्रोल ट्रेड। अब जो ये मगध की लोकेशन है वो इन बिटवीन है ईस्टर्न और वेस्टर्न के, ईस्ट और वेस्ट के मतलब बिटवीन में है, तो यहाँ से जो ट्रेड को कंट्रोल करना वो इजी हो जाता था। लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन थी, अब लार्ज पॉपुलेशन है तो भाई एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए भी हम उनका यूज कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग सिटीज या आर्मी को मेंटेन आर्मी के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं। तो ये फायदे भी हैं। आज भी हमारा इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसकी हम क्योंकि मार्केट वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो फिर अदर कंपनी जो है, अदर कंट्रीज है वो इम्प्रेस होती हैं हमसे कि भाई एफडीआई, इससे क्या होगा कि एफडीआई वगैरह ज़्यादा आती है। गंगा वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया, तो गंगा जो रिवर थी उसका भी ट्रेड को फ्लरिश कराने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। कलेक्ट टोल ऑन सेल ऑफ कमोडिटी, अब जो भी कमोडिटी सेल होती थी, कोई भी गुड्स वगैरह जो सेल हो रही है तो उस पर टोल टैक्स वगैरह लिया जाता था। कल्चरल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर क्या है कि जो वहाँ की सोसाइटी थी वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थी। ऑर्थोडॉक्स ना होने का रीजन था कि वहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म एमर्ज होके आए थे, तो उनकी लोगों की जो फिलॉसफी थी या ट्रेडिशंस वगैरह थे उनसे एक मतलब इन्फ्लुएंस होते थे, तो जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो लिबरल होनी स्टार्ट हो गई थी। और सोसाइटी ऐसा भी नहीं था कि जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, तो इतना ज़्यादा मतलब डोमिनेशन भी नहीं था जैसे पहले होता था। पॉलिटिकल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मोर पावरफुल रूलर, यहाँ पे जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या पावरफुल रूलर्स हम कह सकते हैं लाइक बिम्बिसार, अजात शत्रु, नंदास जो थे वो अच्छे रूलर थे, तो जिनकी वजह से जो मगध जो है और एक्सपेंड कर पाया था। स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी, हमें पता है कि वो अच्छी मतलब मेंटेन आर्मी को मेंटेन करके रखते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एनेबल्ड देम टू डेवलप एडवांस्ड वेपनरी, अब हमें पता है कि यहाँ पे आयरन उपलब्ध था, तो जिसकी वजह से हम अच्छे और एडवांस वेपन बना सकते थे, और जो कि हमें हेल्प करता था एक्सपेंशन करने। फर्स्ट इस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो एलिफेंट थे उनका यूज किया जाता था आर्मी के लिए। तो it is all about the rise of Magad. So thank you.